Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is mystery of the Y chromosome. तो जो mystery है तो Y chromosome की इसके बारे में हम जानेंगे. For the first time scientists have successfully sequenced the Y chromosome providing insight that could impact the understanding of male infertility and various health issues. पहली बार ऐसा हुआ है कि साइंटिस्ट ने सक्सेसफुली सीक्वेंस किया है वाई क्रोमोसोम को, जो कि प्रोवाइड कर रहा है इंसाइट, जो कि इम्पैक्ट डालता है समझने को लेकर मेल के इनफर्टिलिटी के पीछे का जो रीजन है और जो वेरियस हेल्थ इश्यू होता है इसके कारण क्या सिग्निफिकेंस है इसका हम समझते हैं. वाई क्रोमोसोम सीक्वेंस विल एड द स्टडी ऑफ कंडीशन एंड डिसऑर्डर लिंक टू दिस क्रोमोसोम इंक्लूडिंग मेल इनफर्टिलिटी. जो वाई क्रोमोसोम सीक्वेंस है ये मदद करेगा स्टडी करने में जो कंडीशन और डिसऑर्डर है जो कि लिंक है इस क्रोमोसोम से, जिसमें कि मेल इनफर्टिलिटी भी आता है. सिग्निफिकेंस फॉर हेल्थ एंड लॉन्गेविटी एज इट कंटेन जीन्स रिलेटेड टू कैंसर एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज प्रिवेंशन. और सिग्निफिकेंस है ये हेल्थ और लॉन्गेविटी के लिए भी, क्योंकि ये कंटेन करता है जीन्स को जो कि रिलेटेड है कैंसर या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज प्रिवेंशन से. वाई क्रोमोसोम का जो रोल है एज एसोसिएटेड डिजीज के लिए, मैन के शॉर्टर लाइफ स्पैन और सेलुलर एजिंग के लिए, इसको फर्दर एक्सप्लोर किया जा सकेगा कंप्लीट सीक्वेंस के बाद. द वाई क्रोमोसोम प्रेजेंटेड चैलेंजेस ड्यू टू इट्स रिपीटेटिव नेचर. अनलाइक अदर क्रोमोसोम, अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द वाई क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ रिपीटेटिव सीक्वेंस एंड पैलिंड्रोम्स. और जो वाई क्रोमोसोम जो कि प्रेजेंट कर रहा है एक चैलेंज को इसके रिपीटेटिव नेचर होने के कारण, जैसे कि दूसरा क्रोमोसोम होता है, एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वाई क्रोमोसोम का ये कंसिस्ट करता है रिपीटेटिव सीक्वेंस को और पैलिंड्रोम्स को. क्रोमोसोम क्या होता है हम इसको भी समझ ले. क्रोमोसोम जो है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि कैरी करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को सेल से सेल के लिए. ये जो है बना होता है डीएनए और प्रोटीन से. डीएनए जो है वो मटेरियल है जो कि होल्ड करता है जीन्स को और जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स है ह्यूमन बॉडी के लिए. ये पूरा टर्म ही इंपॉर्टेंट है क्या 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 है. ह्यूमन के पास 23 पेयर्स है क्रोमोसोम का, इसका मतलब 46 हो गया. जो पहला 22 पेयर है जिसको कि हम ऑटोसोम कहते हैं, ये जो है कोड करते हैं ज्यादातर जेनेटिक ट्रेट को बॉडी के लिए. और जो 23rd पेयर है जिसको कि हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, ये क्रोमोसोम डिसाइड करता है कि जो पर्सन है वो बॉर्न करेगा मेल या फीमेल. फीमेल के पास 2 कॉपी होता है एक्स क्रोमोसोम का, जबकि मेल के पास 1 कॉपी होता है एक्स का और 1 वाई क्रोमोसोम होता है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्लोरा, फौना एंड फंगा. तो हम जानेंगे फ्लोरा, फौना और फंगा के बारे में, ये क्यों न्यूज में आया है, फिर इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है. तो सबसे पहले तो ये जो टर्म का ओरिजिन हुआ हम इसको समझते हैं. The term funga was established 5 years ago by micrologists mostly from Latin America. It refers to the kingdom fungi, which is one of the 6 kingdom of biology. जो टर्म फंगा है इसको स्टेब्लिश किया गया था 5 ईयर अगो माइक्रोलॉजिस्ट के द्वारा. ज्यादातर ये जो है लैटिन अमेरिका टर्म है. ये जो है रिफर करता है किंगडम फंगी के लिए, जो कि वन ऑफ द 6 किंगडम है बायोलॉजी का. क्या सिग्निफिकेंस है इसका, ये जो टर्म फंगी है ये ऐड कर रहा है जो डिस्कशन है बायोडाइवर्सिटी को लेके, ताकि रेज किया जा सके जो अवेयरनेस है इंपॉर्टेंस को लेके इन ऑर्गेनिज्म का, और कंजर्व किया जा सके इनको इक्वल फुटिंग में फ्लोरा और फोना के साथ. जो 6 किंगडम है बायोलॉजी के इसके बारे में हम जानेंगे. डायरेक्ट क्वेश्चन से फ्रेम हो सकता है, जैसे कि आपका एनिमेलिया जिसमें कि एनिमल आते हैं, कैसे तो मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो कि मूव कर सकते हैं. प्लांटी में प्लांट आते हैं, वो मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि फोटोसिंथेसाइज करते हैं. फंगी में फंगी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जो कि एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट को अपने सराउंडिंग से. प्रोटिस्टा जो है ये एक डाइवर्स ग्रुप है मोस्टली यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का. जो बैक्टीरिया जो है इसको ट्रू बैक्टीरिया भी हम कहते हैं, ये सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं. और आर्किया बैक्टीरिया, ये आर्किया है सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो कि ऑफन रह सकते हैं एक्सट्रीम कंडीशन में भी. तो ये आपको पता चल गया किसका क्या डिफरेंस है, यहाँ पे आप देख के भी समझ सकते हैं. जो यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी है उन्होंने पूछा है पीपल से कि वो उपयोग करे जो वर्ल्ड फंगा है फ्लोरा एंड फोना के साथ, ताकि हाईलाइट किया जा सके जो इंपॉर्टेंस है फंगी का. यूएन चाहता है कि वो ऐड करे फंगा को हाई इंपैक्ट रिपोर्ट पे, डिक्लेरेशन पे, कन्वेंशन पे और ट्रीटी पे, ताकि अदरवाइज फोकस नहीं हो पा रहा है जैसा कि फ्लोरा और फोना पे हो पाता था, ताकि अवेयरनेस रेज किया जा सके जो इंपॉर्टेंस है इस ऑर्गेनिज्म का भी और उसको कंजर्व किया जा सके. तो क्या फीचर्स है ये हम जानेंगे. फ्लोरा, फोना, फंगा सबका. किंगडम जो है फ्लोरा का, फ्लोरा एंड प्लांट. फोना में फोना एनिमल. फंगा जो है ये नाइडर में आता है. फंगी जो है वो ज्यादातर क्लोजली रिलेटेड है एनिमल से, ना कि किसी प्लांट से, जैसे कि मशरूम, मोल्ड, ईस्ट हो गया. सेल वाल की अगर हम बात करें तो फ्लोरा में वो सेलुलोस है, फोना पे अवेलेबल नहीं होता है. और फंगी में ये जो सेल वाल है वो बना होता है चिटिन से, जो कि पाया जाता है एक्सोस्केलेटन में इंसेक्ट के.
फ्लोरा में फोटोसिंथेसिस होता है जबकि फोना पे नहीं होता है, फंगी पे नहीं होता है। हेट्रोट्रॉपिक फ्लोरा नहीं होता है, फोना है। और फंगी जो है ये जो है अपने फूड खुद से बनाते हैं। फ्लोरा में अगर स्पोर्स की बात करें तो प्रेजेंस है, फोना में भी है और फंगी में भी है। डाइजेशन की अगर हम बात करें तो फ्लोरा में आउटसाइड होता है बॉडी के, जबकि फोना में इनसाइड होता है बॉडी के, और फंगी पे आउटसाइड होता है बॉडी के। हैबिटेट की अगर हम बात करें तो फ्लोरा जो है लैंड वाटर दोनों में रह सकते हैं, फोना भी लैंड वाटर दोनों में रह सकता है, और फंगी भी लैंड वाटर दोनों में ही रह सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइबर टर्म इन न्यूज। तो जो साइबर टर्म का भी हाल फिलहाल में प्रयोग हुआ है न्यूज में, इसको हम जानेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है उस टर्म को मेंशन करके कि ये क्यों न्यूज पे अपेयर हुआ, तो क्या है। तो स्पैमोफ्लेज इज अ चाइनीज इन्फ्लुएंस कैंपेन दैट हैज बीन एक्टिव ऑन ओवर 50 प्लेटफॉर्म एंड फोरम इंक्लूडिंग फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब एंड एक्स फॉर्मली ट्विटर। जो स्पैमोफ्लेज है ये का एक चाइनीज इन्फ्लुएंस कैंपेन है जो कि आपका एक्टिव है 50 प्लेटफॉर्म से अधिक फोरम पे, जिसमें कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब और फॉर्मली ट्विटर भी आता है। ये जो अकाउंट है कैंपेन का, उसका टेंडेंसी है कि वो इंटरस्पर्स कर रहा है पॉलिटिकल पोस्ट को। द कैंपेन हैज पुश्ड पॉजिटिव नैरेटिव अबाउट चाइना एंड नेगेटिव कमेंट्री अबाउट द यूनाइटेड स्टेट, वेस्टर्न फॉरेन पॉलिसी एंड क्रिटिक्स ऑफ द चाइनीज गवर्नमेंट। और ये जो कैंपेन है वो पुश कर रहा है पॉजिटिव नैरेटिव को चाइना के लिए, और नेगेटिव कमेंट्री कर रहा है यूनाइटेड स्टेट, वेस्टर्न फॉरेन पॉलिसी के लिए, और क्रिटिक्स कर जो हो रहा था चाइनीज गवर्नमेंट को लेके। स्मिशिंग स्कैम क्या है फिर? इंडियन गवर्नमेंट हैज वार्न्ड अगेंस्ट अ न्यू स्कैम कॉल्ड स्मिशिंग। इंडियन गवर्नमेंट ने वार्न किया एक नया स्कैम को लेकर, स्मिशिंग। स्मिशिंग इज अ फिशिंग साइबर सिक्योरिटी अटैक कैरिड आउट ओवर मोबाइल टेक्स्ट मैसेजिंग, ऑल्सो नोन एज एसएमएस फिशिंग। स्मिशिंग जो है ये आपका एक फिशिंग साइबर सिक्योरिटी अटैक है जो कि कैरी किया जा रहा है मोबाइल टेक्स्ट मैसेजिंग के रूप में, जिसको कि हम एसएमएस फिशिंग भी कहते हैं। ये एक वेरिएंट है फिशिंग का ही। विक्टिम जो है वो डिसीव होते हैं, उन्होंने सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है डिस्गेस्ट अटैक के कारण दे देते हैं। और एसएमएस फिशिंग जो है वो असिस्टेड होता है मालवेयर के साथ और फ्रॉडलेंट वेबसाइट के साथ। नेक्स्ट टॉपिक है केनिया। तो हम जानेंगे केनिया के बारे में क्यों न्यूज पे आया, फिर मैप बेस्ड क्वेश्चन के लिए इसका मैप को भी देखेंगे। India and Kenya signed a memorandum of understanding for shipbuilding collaboration. This agreement focuses on capacity building and collaboration in ship design and construction. The partnership aims to enhance Kenya maritime capability along the Indian Ocean. इंडिया और केनिया ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को शिप बिल्डिंग कोलैबोरेशन के लिए। ये जो एग्रीमेंट है ये फोकस कर रहा है कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर और कोलैबोरेशन के ऊपर शिप के डिजाइन और कंस्ट्रक्शन को लेके। ये जो पार्टनरशिप है इसका मकसद है कि इनहेंस किया जाए केनिया के मैरीटाइम कैपेबिलिटी को अलोंग इंडियन ओशियन में। ये जो मऊ है इसको साइन किया गया है इंडियन स्टेट ओन गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और केनिया शिपयार्ड लिमिटेड के बीच में। ये एक गवर्नमेंट बैंक कंपनी है। एग्रीमेंट अलाउ करता है केनिया शिपयार्ड लिमिटेड को कि वो जो है वन ऑफ द एंकर कंपनी बन जाएंगे शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी के लिए अफ्रीका में। India is the 16th largest maritime country in the world. India has 12 major port and about 200 non-major port. और इंडिया जो है वो 16th largest maritime country है वर्ल्ड का। इंडिया के पास 12 मेजर पोर्ट है और 200 से अधिक नॉन मेजर पोर्ट है। केनिया इज बॉर्डर बाय इंडियन ओशियन टू द साउथ ईस्ट। इट नेबरिंग कंट्री आर इथोपिया, सोमालिया, साउथ सुडान, तंजानिया एंड युगांडा। ये आपको मेमोराइज होना चाहिए। केनिया जो है वो बॉर्डर है इंडियन ओशियन है उसके साउथ ईस्ट में। जो नेबरिंग कंट्री है केनिया के, जैसे कि आपका इथोपिया हो गया, सोमालिया हो गया, साउथ सुडान हो गया, तंजानिया हो गया, युगांडा हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन अगर वेब बेस आए तब भी आपको दिक्कत ना हो। ताकि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अंडरस्टैंडिंग कर्व्स ऑन राइस एक्सपोर्ट। तो समझेंगे हम जो कर्व किया गया राइस के एक्सपोर्ट को लेकर सब कुछ डिटेल पे। इंडियन गवर्नमेंट हैज implemented several measures to regulate rice export and ensure domestic food security, including a 20% export duty on parboiled rice until October 15 and restriction on white rice export. भारतीय गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया है बहुत सारे मेजर्स को ताकि रेगुलेट किया जा सके राइस के एक्सपोर्ट को और इंश्योर किया जा सके डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी को, जिसमें कि 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाया गया है पार बॉइल्ड राइस के लिए अक्टूबर 15 तक के लिए, और रिस्ट्रिक्ट किया गया है व्हाइट राइस के एक्सपोर्ट को भी। स्टेटस ऑफ राइस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट। क्या स्टेटस है राइस के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट का? इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। भारत जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का वर्ल्ड में चाइना के बाद। इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस विद 45% शेयर। और इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है राइस का, 45% शेयर जो है वो भारत का ही है। नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट हैव बीन ऑन कंसिस्टेंट अपवर्ड ट्रेंड ओवर द पास्ट 3 ईयर। और जो नॉन बासमती राइस का एक्सपोर्ट है ये कंसिस्टेंट अपवर्ड ट्रेंड में है पास्ट 3 ईयर से। डिक्रीज प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, the latest rice production estimate in India for Rabi season 2022-23 indicate a decrease of about 14% compared to the previous year.
और जो लेटेस्ट राइस प्रोडक्शन एस्टिमेट किया गया भारत के लिए राबी सीजन 2022-23 का, ये दर्शाता है कि डिक्रीज होगा राइस का प्रोडक्शन में 14% तक का, अगर हम कंपेयर करें प्रीवियस ईयर के लेवल से। तो गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर राइस, गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया है जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है राइस के लिए। रिसेंट गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन ऑन राइस एक्सपोर्ट, अभी हाल ही में जो गवर्नमेंट के द्वारा रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था राइस के एक्सपोर्ट को लेके। इन मई 2022 गवर्नमेंट बैंड व्हीट एक्सपोर्ट, मई 2022 में गवर्नमेंट ने बैंड कर दिया था व्हीट के एक्सपोर्ट को। जून 2023 में रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था स्टॉक के होल्डिंग पे, इसको इम्पोज किया गया था। इन सितंबर 2022 द एक्सपोर्ट ऑफ ब्रोकन राइस वाज प्रोहिबिटेड एंड a 20% टैरिफ वाज इम्पोज्ड ऑन नॉन पैराबॉइल्ड राइस गेन शिपमेंट। और सितंबर 2022 में जो एक्सपोर्ट था ब्रोकन राइस का, इसको रोक दिया गया था और 20% टैरिफ लगा दिया गया था नॉन पैराबॉइल्ड व्हाइट ग्रेन शिपमेंट के ऊपर। In July 2023, non-basmati white rice export were entirely prohibited with only parboiled non-basmati and basmati rice allowed. और जुलाई 2023 पे जो नॉन बासमती वाइट राइस का एक्सपोर्ट था उसको पूरी तरीके से रोक दिया गया था, जबकि जो आपका सिर्फ पैराबॉइल्ड नॉन बासमती और बासमती राइस को अलाउ किया गया। रिसेंटली 20% ड्यूटी वाज इंट्रोड्यूस ऑन ऑल पैराबॉइल्ड नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट, और अभी हाल ही में 20% का एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाया गया है सारे पैराबॉइल्ड और नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट के ऊपर। Why is Indian government imposing restriction on rice and wheat export? क्यों भारतीय गवर्नमेंट जो है वो लगा रही है रिस्ट्रिक्शन राइस और व्हीट के एक्सपोर्ट के ऊपर? इनहेंसिंग डोमेस्टिक सप्लाई, ताकि इनहेंस किया जा सके डोमेस्टिक सप्लाई को। गवर्नमेंट रोल इज टू रिड्यूस द एक्सपोर्ट टू इंश्योर एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ग्रेन विद इन द कंट्री। गवर्नमेंट का जो गोल है रिड्यूस करने को लेकर एक्सपोर्ट का पीछे का, कि वो इंश्योर करे कि एडिक्वेट सप्लाई हो ग्रेन का कंट्री के अंदर। यहाँ पर चिंता है कि डिप्लीटिंग राइस स्टॉक जो है, स्पेशली फ्री फूड ग्रेड जो स्कीम है जो कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इस पर इम्पैक्ट डाल सकता है अगर ज्यादा एक्सपोर्ट होता है तो। इम्पैक्ट ऑफ मॉनसून एंड एल नीनो, जो प्रभाव चल रहा है आपका मॉनसून और एल नीनो का, इट इंक्लूड पोटेंशियल डिक्लाइन इन राइस प्रोडक्शन इन सेवरल इंडियन स्टेट। एल नीनो में अफेक्ट न्यू क्रॉप अराइवल, और ये जो है पोटेंशियल डिक्लाइन कर सकता है राइस के प्रोडक्शन के सेवरल इंडियन स्टेट के लिए। और एल नीनो जो है वो इफेक्ट डाल सकता है न्यू क्रॉप के अराइवल के ऊपर भी। टैकलिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए भी ये स्टेप लिया गया है। जो रिटेल फूड इन्फ्लेशन है वो 1.5% था जुलाई पे, इस कारण गवर्नमेंट जो है उसने मेजर लिया कि वो कंट्रोल किया जाए राइजिंग फूड प्राइसेस को। प्रिवेंटिंग इलिसिट एक्सपोर्ट, रोकने के लिए जो इलिसिट एक्सपोर्ट हो रहा है, जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस रूल है, ये किस लिए है? ताकि प्रिवेंट किया जा सके इलीगल एक्सपोर्ट को नॉन बासमती वाइट राइस का, ताकि उसको मिस रिप्रेजेंट नहीं किया जाए बासमती राइस के रूप में। गवर्नमेंट के द्वारा जो इनिशिएटिव लिया गया है ताकि लिमिट किया जा सके राइस और व्हीट के एक्सपोर्ट को, जो कि सेवरल इश्यूज के साथ है, जैसे कि इन्फोर्समेंट चैलेंजेस। एक्सपोर्ट लिमिटेशन जो है ये बाईपास कर दे रहा है इनएक्यूरेट क्लासिफिकेशन के कारण। जो व्हाइट नॉन बासमती राइस है उसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है उपयोग करके कोड को, कि जो कि पैराबॉइल और बासमती राइस है। जो एक्सेसिव हाई मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस है, जो कि आपका $1,200 मिनिमम डॉलर है आपका एक्सपोर्ट प्राइस, इसको माना जा रहा है बहुत हाई। सिर्फ स्पेसिफिक राइस वैरायटी अचीव करते हैं इस प्राइस को, जो कि अराउंड 15% ही है बासमती के एक्सपोर्ट का। इम्पैक्ट ऑन अर्निंग ऑफ फार्मर, क्या प्रभाव पड़ेगा इसका अर्निंग को लेकर फार्मर्स के ऊपर? सजेशन एंड वे अहेड जो है तो कंसीडर किया जा रहा है क्लासिफाई करने का राइस को एक्सपोर्ट पॉलिसी डिसीजन को एक कॉमन और स्पेशलिटी राइस के लिए, ना कि सिर्फ बासमती और नॉन बासमती के लिए। प्रोटेक्ट करना होगा जो वैरायटी है राइस का, जिसको कि DI रिकॉग्निशन दिया गया है जनरल मार्केट इंटरवेंशन से। और बासमती राइस के लिए परमिट करना होगा एक्सपोर्ट के वो कंटिन्यू करे, और सेट किया जाए एक मिनिमम एक्सपोर्ट वैल्यू का, जो कि $900 पर टन होना चाहिए न्यू क्रॉप के अराइवल के बाद। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पूरा करेगा डिमांड को गुड क्वालिटी और कंसिस्टेंट सप्लाई के कारण। इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि गवर्नमेंट का जो एक्शन है इसका मकसद है कि एक बैलेंस हो, सेफगार्ड करने के लिए डोमेस्टिक इंटरेस्ट को भी और मेंटेन करने के लिए कम्पिटिटिव प्रेजेंस को भी ग्लोबल राइस मार्केट में। ये जो सिचुएशन है वो क्लियर है कि जो मिड सितंबर है वो जहाँ पे क्रॉप का अराइवल होगा, गवर्नमेंट पॉलिसी जो है वो फिर उसके हिसाब से बदलते जाएगा। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.